हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स से हमारा टॉपिक चल रहा है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। और आज ये हमारी इस टॉपिक की 4th क्लास है। लास्ट क्लास तक अगर मैं बात करूं तो मैं आपके सामने स्टेज 1 कवर कर चुका हूं, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ ए कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट। और स्टेज 2 में मैं आपके सामने जर्नल एंट्री बता चुका हूं कि हायर परचेजर की बुक्स में कौन कौन सी एंट्रीज होती है, हायर वेंडर की बुक्स में कौन कौन सी एंट्रीज होती है। उसके बाद हायर परचेजर और हायर वेंडर की बुक्स में कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट्स बनते हैं और बैलेंस शीट में किस टाइप से ट्रीटमेंट करके दिखाना होता है। ठीक है जी। तो जब हायर परचेजर सारी की सारी इंस्टॉलमेंट टाइम पे पे कर देता है, स्टेज 2 में पहला पॉइंट वो मैं आपको करा चुका हूं। अब स्टेज 2 में दूसरा पॉइंट कराऊंगा जी मैं आपको, डिफॉल्ट एंड रीपोजीशन। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे मैं करा रहा हूं जी डिफॉल्ट एंड रीपोजीशन। तो मैं आपको आज टॉपिक समझा रहा हूं जी। टॉपिक है आपका डिफॉल्ट एंड रीपोजीशन। डिफॉल्ट नाम से ही पता लग रहा है कि हमें हायर परचेजर से, मान लो हम हायर वेंडर हैं, हमें हायर परचेजर से जो हमने उसको गुड से सेल किए उसका पैसा हमें इंस्टॉलमेंट में लेना है। और अगर हायर परचेजर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया, मान लेते हैं हायर परचेजर ने डाउन पेमेंट दे दिया और बाकी पैसा लेना था जो उसे 3 इंस्टॉलमेंट में लेना था, उसने पहली इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी बट सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया। इट मींस उसने इंस्टॉलमेंट को पे करने में डिफॉल्ट किया। तो जो हायर वेंडर होता है ना, उसके पास राइट होता है कि अगर गुड्स उसने हायर परचेज पे सेल किए और हायर परचेजर अगर किसी इंस्टॉलमेंट को पे करने में डिफॉल्ट करता है, जैसे यहां पे उसने सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, तो हायर वेंडर क्या करेगा जी, गुड्स को वापस से जब्त कर लेगा, गुड्स को वापस से रीपोजेज कर लेगा। और आज तक जितनी भी इंस्टॉलमेंट हायर परचेजर ने पे की थी, चाहे वो डाउन पेमेंट था या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था, वो उसको हायर परचेजर को वापस रिफंड नहीं होगा, उन पैसों को भी जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है जी। तो हायर परचेजर अगर किसी इंस्टॉलमेंट को पे करने में डिफॉल्ट करेगा तो हायर वेंडर क्या करेगा जी, गुड्स को सीज कर लेगा, गुड्स को रीपोजेज कर लेगा। अब रीपोजिशन जो होते हैं वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है जी कंप्लीट रीपोजिशन। नाम से ही पता लग रहा है कि जितनी भी एसेट बेची थी हायर वेंडर ने, वो सारा का सारा वापस से रीपर्चेज कर लिया। और एक होता है जी पार्शियल रिपोजिशन होता है। पार्शियल रिपोजिशन का मतलब होता है आपका कि मान लो हायर परचेजर को हमने 5 एसेट बेची, 5 मशीन बेची। ठीक। अब उसने किसी इंस्टॉलमेंट को पे करने में जब डिफॉल्ट किया हायर परचेजर ने, तो आफ्टर नेगोशिएशन दोनों के बीच में बातचीत हुई, तो हायर वेंडर ने कहा कि आप 2 या 3 मशीन तो रख लो, बाकी आप मुझे वापस कर दो, बाकी को मैं रिपर्चेज करूंगा। उसको बोलते हैं जी पार्शियल रिपोजिशन। और जब हायर वेंडर ने सारी की सारी मशीन को वापस रिपर्चेज कर लिया, उसको बोलते हैं कंप्लीट रिपोजिशन, या फिर उसको बोलते हैं जी फुल रिपोजिशन बोलते हैं। तो सारी की सारी असेट वापस ले ली, जैसे ही असेट वापस ली वैसे ही असेट का अकाउंट क्लोज हो जाएगा एंड वैसे ही हायर वेंडर का अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी। तो व्हेन गुड्स आर रीपर्चेज्ड, तो मैं कंप्लीट रिपोजिशन में आपको एंट्रीज बता रहा हूं। व्हेन गुड्स आर रीपर्चेज्ड, तो कहते हैं हायर वेंडर ने जब गुड्स को रीपर्चेज किया तो क्या एंट्री होगी जी, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर क्या एंट्री होगी और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर क्या एंट्री होगी। तो मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर की बुक्स में क्या एंट्री होगी और हायर वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री होने वाली है। तो हायर परचेजर ने जब असेट खरीदी थी तो उस टाइम पे एंट्री की थी असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। जब असेट खरीदी थी तो एंट्री थी असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। और जब उसको रिपर्चेज कर लिया, व्हेन गुड्स आर रिपर्चेज्ड बाय हायर वेंडर, तो हायर परचेजर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ठीक है जी। तो कंप्लीट रिपोजिशन में जितना भी बैलेंस होगा हायर वेंडर अकाउंट में, ठीक है, उस बैलेंस से क्लोज कर देंगे। तो बैलेंस हायर वेंडर अकाउंट इज क्लोज्ड। तो इस एंट्री से क्या होगा जी, जो हायर वेंडर का अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा।
और इसकी पोस्टिंग मशीन अकाउंट में भी करेंगे, असेट अकाउंट में भी करेंगे, क्योंकि एंट्री है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट। तो हायर वेंडर में लिखेंगे जी टू असेट, और असेट में लिखेंगे बाई हायर वेंडर अकाउंट। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस इन असेट अकाउंट, इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस एंट्री को पास करने के बाद असेट अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा वो या तो प्रॉफिट हो जाएगा रिपोजिशन पे या लॉस हो जाएगा रिपोजिशन पे। तो हायर परचेजर की बुक्स में ये दो एंट्रीज करनी है। अब बात आती है जी व्हेन गुड्स आर रिपर्चेज्ड। ठीक, तो हायर वेंडर की बुक्स में क्या एंट्री होगी? तो हायर वेंडर एंट्री करेगा जी गुड्स रिपर्चेज्ड अकाउंट डेबिट, गुड्स रिपर्चेज्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। गुड्स रिपर्चेज्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। तो इस एंट्री के साथ जो भी बैलेंस था हायर परचेजर में वो हमने गुड्स रिपर्चेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो इसी के साथ हायर परचेजर का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। और एक नया अकाउंट खुल जाएगा जी जिसका नाम होगा गुड्स रिपर्चेज अकाउंट। अब जब हमने गुड्स रिपर्चेज किए हायर परचेजर से, हो सकता है वो अच्छी कंडीशन में ना हो, तो हायर वेंडर क्या करेगा? उसके ऊपर कुछ रिकंडीशनिंग चार्जेस पे करेगा, उसके ऊपर रिपेयर के खर्चे करेगा। व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय हायर वेंडर, व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय हायर वेंडर ऑन गुड्स रिपर्चेज्ड, तो जो गुड्स रिपोजेज किए उसकी रिकंडीशनिंग वगैरह के लिए, उसकी रिपेयर करने के लिए अगर हायर वेंडर ने कुछ खर्चा किया तो हायर वेंडर एंट्री करेगा जी उसमें गुड्स रिपोजेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो भी एक्सपेंसेस करेगा उसके बाद क्या करेगा जी? हायर वेंडर उन गुड्स को सेल कर देगा ऑन सेल ऑफ गुड्स रिपोजेज। तो जो गुड्स रिपर्चेज किए थे उनके ऊपर रिपेयर कराने के बाद मान लेते हैं हायर वेंडर ने उनको सेल कर दिया, तो एंट्री हो जाएगी जी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपर्चेज्ड अकाउंट। अब मान लो जो गुड्स रिपर्चेज किए थे उनको बेचने से अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे, और अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं नोट्स पे और इसकी जो भी थ्योरी आपके स्टडी मटेरियल में जो दे रखे उसको रीड करते हैं। तो मैं आ गया जी आपके नोट्स पे आ गया हूं, और नोट्स में आपको दे रखा है यहां पे डिफॉल्ट एंड रियलाइजेशन। मीनिंग हम पढ़ चुके हैं, बस जल्दी जल्दी इसको रीड कर देंगे। इफ हायर परचेजर फेल्स टू पे एनी इंस्टॉलमेंट, जो भी डेट है इंस्टॉलमेंट की, अगर उस डेट पे हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाता है, द हायर परचेजर इज सेड टू एट डिफॉल्ट, तो हम कहेंगे हायर परचेजर ने क्या कर दिया जी? डिफॉल्ट कर दिया। इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाई हायर परचेजर, द हायर वेंडर क्या करेगा जी? गुड्स को रिपोजेज कर लेगा। रिपोजिशन का मतलब होता है जो गुड्स से हायर परचेजर के पास हमने बेचे थे उनको हमें वापस से उससे लेने का राइट मिल जाता है। रिपोजिशन मीन्स टेकिंग बैक द पोजीशन ऑफ गुड्स बाय द हायर वेंडर सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट। द रिपोजिशन जो होता है वो कंप्लीट रिपोजिशन भी हो सकता है और पार्शियल रिपोजिशन भी हो सकता है, ये मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद आगे देखेंगे जी कंप्लीट रिपोजिशन क्या होता है और पार्शियल रिपोजिशन क्या होता है। तो कंप्लीट रिपोजिशन होता है फुल रिपोजिशन। द हायर वेंडर टेक्स बैक द रिपोजिशन ऑफ ऑल द गुड्स, सारी गुड्स से वापस रिपोजेज कर लिए, उसको बोलते हैं जी कंप्लीट रिपोजिशन। तो क्या क्या एंट्रीज होती है कंप्लीट रिपोजिशन में? तो हायर परचेजर की बुक्स में कौन कौन सी एंट्री होगी और हायर वेंडर की बुक्स में कौन कौन सी एंट्री होगी? तो सबसे पहली एंट्री जैसे ही कंप्लीट रिपोजिशन किया, इसका मतलब हायर परचेजर की बुक्स में जो हायर वेंडर का अकाउंट था उसमें जो भी उस दिन बैलेंस था वो सारा का सारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, तो एंट्री हो जाएगी फॉर क्लोजिंग हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर का अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। हमने असेट वापस कर दी, जब असेट खरीदी थी तो हमने एंट्री की असेट टू हायर वेंडर। अब जब असेट वापस लेके गया तो हमने एंट्री कर दी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। जो भी बैलेंस उस दिन ड्यू था हायर वेंडर की तरफ, जो भी हायर वेंडर को हमें पे करना था
जो भी हायर वेंडर के अकाउंट में जो बाई बैलेंस से बीडी आ रहा था ओपनिंग बैलेंस, ठीक, उसको हमें क्लोज कर देंगे। उसके बाद कहता है क्लोजिंग असेट अकाउंट। क्लोजिंग असेट का मतलब रिपोजिशन के बाद असेट अकाउंट में जो भी बैलेंस बचा उसमें या तो प्रॉफिट हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। तो कहता है इफ द बुक वैल्यू ऑफ असेट एक्सीड द अमाउंट ड्यू टू हायर वेंडर। ठीक है जी, कहने का मतलब है बुक वैल्यू थी 1,00,000 रुपए, बुक वैल्यू थी 1,00,000 रुपए और हायर वेंडर की तरफ ड्यू था, मतलब हायर वेंडर हमारा क्रेडिटर था 80,000 रुपए से, तो 80,000 के बदले 1,00,000 रुपए की एसेट देनी पड़ गई। तो इसका मतलब हायर परचेजर को लॉस हो गया, तो हायर परचेजर एंट्री करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, और अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट की एंट्री कर देंगे, तो एंट्री कर देंगे जी असेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहने का मतलब रिपोजिशन के बाद असेट अकाउंट में जो भी बैलेंस बचेगा, अगर डेबिट साइड में बचेगा तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर क्रेडिट साइड में बचेगा तो लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। उसके बाद हायर वेंडर की बुक्स में क्या क्या एंट्री करेंगे, तो जब कंप्लीट रिपोजिशन किया तो हायर परचेजर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। हायर वेंडर की बुक्स में जो हायर परचेजर का अकाउंट बना रखा है उसको हमें क्लोज करना है, तो एंट्री करेंगे गुड्स रिपोजेज अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेजर अकाउंट, और इसी के साथ हायर परचेजर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। हायर परचेजर अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे गुड्स रिपोजेज अकाउंट में। उसके बाद कुछ खर्चे किए गुड्स रिपोजेज पे और उसको हमने बेच दिया, बेचने पे या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, वो मैं आपको समझा चुका हूं। चलो जी एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं कंप्लीट रिपोजिशन पे। क्वेश्चन देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 में आपको दे रखा है 1/1/2011 को कहते हैं ए ने 5 मशीन खरीदी फ्रॉम बी, 20% तो किया जी डाउन पेमेंट और बैलेंस से 4 इंस्टॉलमेंट में पे किया, 2,80,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 2,60,000 सेकंड इंस्टॉलमेंट, 2,40,000 तीसरी इंस्टॉलमेंट और 2,20,000 फोर्थ इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हुई 31 दिसंबर 2011 से। वेंडर इंटरेस्ट चार्ज करता है 10% पर एनम के हिसाब से और 20% डेप्रीशिएशन का रेट है ओरिजिनल कॉस्ट पे। फिर कहता है ऑन ए फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑन 31/12/2012, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी वो हायर परचेजर नहीं पे कर पाया, तो बी ने क्या किया, जो हायर वेंडर था उसने सारी की सारी मशीनरी रीपर्चेज कर ली। कब रीपर्चेज की, 1/1/2013 को, और उनका वैल्यूएशन क्या 40% पर एनम डेप्रीशिएशन लगाकर, वो भी WDV से। बी ने बाद में जो गुड्स रीपर्चेज किए थे उसके ऊपर 6,000 रुपए रिपेयर का खर्च किया और उनको 2,66,000 में सोल्ड कर दिया। कब, 30 जून 2013 को। हमें रेलिवेंट अकाउंट्स बनाने इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में आपको टोटल कैश प्राइस गिवन नहीं है, तो मैं सबसे पहले टेबल बनाऊंगा। तो आ जाओ जी सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो मैं यहां पे सॉल्यूशन कर रहा हूं जी आपका प्रॉब्लम नंबर 7 का, और मैं सबसे पहले बनाऊंगा जी टेबल बनाऊंगा यहां पे। तो मैंने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस। कैश प्राइस भी निकालना है और साथ साथ इंटरेस्ट भी निकालना है। तो टेबल बनाने का तरीका एक ही रखूंगा, सबसे पहले लिखूंगा जी यहां पे ईयर। ईयर जो स्टार्टिंग डेट दे रखी है वो दे रखी है 1/1/2011, और कहता है इंस्टॉलमेंट जो पे करने स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी जी 31 दिसंबर 2011 से। तो मैंने लिखा 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2012 एंड 31 दिसंबर 2013। ठीक है जी। उसके बाद कौन कौन से इंस्टॉलमेंट है उनके नाम लिखेंगे। एक तो है जी डाउन पेमेंट जो 20% है टोटल कैश प्राइस का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, क्या फोर्थ भी है, यस 4 इंस्टॉलमेंट दे रखी है जी। तो चलो जी एक इंस्टॉलमेंट का कॉलम और बनाते हैं इसमें। तो ये लिखा मैंने 31 दिसंबर 2014, ये आगे जी फोर्थ इंस्टॉलमेंट। उसके बाद यहां पे मैंने लिखा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस जो मुझे नहीं पता। उसके बाद अगला कॉलम है जी आपका इंस्टॉलमेंट का जो मुझे पता है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपको दे रखा है 2,80,000, 2,60,000, 2,40,000, 2,20। तो मैंने लिखा जी यहां पे डाउन पेमेंट मुझे नहीं पता है, मुझे इंस्टॉलमेंट पता है 2,80,000, ये आ गया जी 2,60,000, 2,40,000 एंड 2,20,000।
उसके बाद मैं लिखूंगा यहां पे कैश प्राइस, कि ये जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है इसमें कैश प्राइस कितना है, तो अभी नहीं निकाल पाऊंगा, वो मैं जब क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा कैसे करना है इसमें। उसके बाद मैं यहां पे निकालूंगा जी इंटरेस्ट का अमाउंट, और यहां पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। ठीक है जी, तो इसमें अपने को कैश प्राइस नहीं पता, और इस टाइप का पहले भी मैं एग्जांपल करा चुका हूं। तो हम स्टार्ट करेंगे जी लास्ट इंस्टॉलमेंट से। ये जो 2,20,000 की लास्ट इंस्टॉलमेंट दे रखी है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ये इंटरेस्ट जोड़ने के बाद में दे रखी है, तो इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल दूंगा मैंने लिखा जी 2,20,000। ये जो 2,20,000 है ये 10% इंटरेस्ट जोड़ने के बाद है, क्योंकि ये तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है ना, और इंस्टॉलमेंट में तो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है। तो 2,20,000 का जो अमाउंट है ये 110 पे है। 110 कैसे? इंटरेस्ट से पहले मान लो अगर अमाउंट 100 रुपए था, तो 10% इंटरेस्ट जोड़ने के बाद कितना हो गया? 110। तो 2,20,000 जो अमाउंट है वो 110 पे है, तो इंटरेस्ट निकालूंगा जी, इंटरेस्ट हो गया इसमें 20,000 रुपए। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस आ गया आपका 2 लाख रुपए। तो यहां पे मैंने लिखा जी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, ये आ गया 2 लाख रुपीज। ठीक है जी, यहां का ओपनिंग, यहां का क्लोजिंग कितना आ गया जी? 2 लाख रुपए। अब एट द टाइम ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट टोटल आउटस्टैंडिंग था 2,40,000, तो ये वाला था, और 2 लाख फोर्थ इंस्टॉलमेंट का था, तो टोटल हो गया जी 4,40,000 रुपीज। अब इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट कितना वो निकालूंगा, इंटू 10 अपॉन में 110, तो ये आ गया जी इंटरेस्ट आ गया 40,000 रुपए, और कैश प्राइस आ गया 2 लाख रुपए। ठीक है जी, तो टोटल ओपनिंग बैलेंस आ गया कैश प्राइस का 4 लाख रुपए, क्योंकि 2 लाख था फोर्थ का, और 2 लाख आ गया थर्ड का, तो थर्ड के बिगिनिंग में आ गया ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस कितना? 4 लाख रुपए। ये यहां पे आ जाएगा जी सेकेंड इंस्टॉलमेंट के क्लोजिंग में आ जाएगा। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था? 2,60,000 प्लस 4 लाख, ये था जी 6,60,000, इंटू ये भी इंटरेस्ट के बाद है, तो 10 अपॉन 110, तो ये आ गया जी 60,000 रुपए। तो इसमें भी कैश प्राइस कितना आ गया? 2,60,000 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, जिसमें 60,000 इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो कैश प्राइस आ गया जी आपका 2 लाख रुपए। तो टोटल आ गया यहां पे ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग आ गया 6 लाख रुपीज। ठीक, सेकंड का ओपनिंग, फर्स्ट का क्लोजिंग आ गया 6 लाख रुपीज। तो टोटल आउटस्टैंडिंग था 6 + 2 80, ये 880 का आउटस्टैंडिंग था, इंटू 10 अपॉन में मैंने क्या जी 110, ये आ गया मेरा 80,000 रुपए इंटरेस्ट। तो ये आ गया जी 2 लाख कैश प्राइस इसमें आ गया। कहने को मतलब जितने भी इंस्टॉलमेंट थी सब में कैश प्राइस से इक्वल अमाउंट था। तो ये आ गया जी आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया यहां पे 8 लाख रुपए। ये आ गया जी 8 लाख रुपए। अब डाउन पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं होता, और कहता है डाउन पेमेंट जो था वो 20% था टोटल कैश प्राइस का। ठीक है जी, तो मुझे निकालना है डाउन पेमेंट का अमाउंट निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में कहता है डाउन पेमेंट था 20% था। तो मान लेते हैं लेट टोटल कैश प्राइस, ये था मान लेते हैं 100 रुपीज था, और टोटल कैश प्राइस का कहता है 20% डाउन पेमेंट है। तो आफ्टर डाउन पेमेंट ये बच गया जी, आफ्टर डाउन पेमेंट ये 80 बच गया। ठीक है जी, और आफ्टर डाउन पेमेंट मेरे पास कितना अमाउंट है जी? 8 लाख रुपए का अमाउंट है। तो बिफोर डाउन पेमेंट टोटल कैश प्राइस, तो टोटल कैश प्राइस कितना हो जाएगा मेरा जो सॉल्यूशन है उसमें? तो बिफोर डाउन पेमेंट टोटल कैश प्राइस 100 रुपए था, और आफ्टर डाउन पेमेंट था जी 80, और आफ्टर डाउन पेमेंट अगर 8 लाख रुपए है, तो बिफोर डाउन पेमेंट कितना आ जाएगा जी? ये टोटल कैश प्राइस ये आ जाएगा आपका 10 लाख आ जाएगा, और 10 लाख का 20% डाउन पेमेंट है, कितना आ जाएगा जी? ये 20%, ये इक्वल हो जाएगा जी 10 लाख का 20% 2 लाख रुपए। तो मैं आ जाऊंगा अपनी टेबल पे, और यहां पे मैं लिखूंगा जी डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट का एलिमेंट तो होता नहीं है, तो कैश प्राइस कितना? 2 लाख, इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी 2 लाख, तो ये आ गया जी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस आ गया आपका 10 लाख रुपए आ गया। तो ये मैंने टेबल बना दी है, कैसे मैंने आपके सामने कैश प्राइस कैलकुलेट किया, कैसे मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में कहते हैं रेलिवेंट अकाउंट्स बनाने इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी। ठीक है जी, तो पहले मैं बना लेता हूं हायर परचेजर के अकाउंट बना लेता हूं। तो मैंने बनाया जी इन द बुक्स ऑफ
ए, और ए कौन है? हायर परचेजर है। तो हायर परचेजर की बुक्स में मुझे अकाउंट बनाना है जी। एक तो असेट का अकाउंट बनाना है। असेट का नाम देख लेते हैं, क्या नाम दे रखा है? मशीन्स खरीदी है, तो मैं मशीन्स का अकाउंट बनाऊंगा। और दूसरा बनाऊंगा जी बी का अकाउंट, जो हायर वेंडर है। तो मैंने बनाया जी मशीन्स का अकाउंट बनाया। तो ये लिखा जी मैंने डेबिट साइड, और ये लिखा क्रेडिट साइड। तो सबसे पहली एंट्री 1/1/2011 को जब मशीन खरीदी हमने बी से, तो हमने एंट्री की मशीन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट। 10 लाख रुपए की कैश प्राइस की हमने मशीन खरीदी। ईयर एंड हुआ जी 31 दिसंबर 2011 को, और मैंने लिखा यहां पे बाई डेप्रीशिएशन। और हायर परचेजर जो डेप्रीशिएशन लगा रहा था, वो लगा रहा था 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 10 लाख का 20% डेप्रीशिएशन लगा जी 2 लाख रुपए। और ये लिखा मैंने बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी आ गया 8 लाख रुपीज। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस लिखा 1/1/2012 को। ये लिखा जी मैंने टू बैलेंस से बीडी 8 लाख रुपए। 31 दिसंबर 2012 को मैंने फिर से लिखा जी बाई डेप्रीशिएशन, और स्ट्रेट लाइन से तो इस साल भी लगा जी 2 लाख रुपए। और यहां पे मैंने लिखा जी बैलेंस से सीडी, ये आ गया 6 लाख रुपीज। 1/1/2013 को ये लिखा जी मैंने टू बैलेंस से बीडी 6 लाख रुपीज। और क्वेश्चन में कहता है कि 1/1/2013 को गुड से रिपर्चेज कर लिए। ठीक है जी। तो जितना भी हायर वेंडर अकाउंट में जो बैलेंस होगा, उससे हम क्लोजिंग एंट्री करेंगे, उससे हम हायर वेंडर को क्लोज करेंगे और असेट अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो इसके लिए मुझे पहले हायर वेंडर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखेंगे जी अपनी स्क्रीन पे, मैं बनाऊंगा पहले हायर वेंडर अकाउंट। तो यहां पे मैंने बनाया जी मिस्टर बी का अकाउंट। और मिस्टर बी कौन है? मिस्टर बी है जी हायर वेंडर है। तो सबसे पहली एंट्री मैं करूंगा 1/1/2011 को। हायर परचेजर ने एंट्री की मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो मैंने लिखा जी बाई मशीन्स अकाउंट। ठीक है जी। कितने की मशीन थी? मशीन का कैश प्राइस था जी 10 लाख रुपए। जैसे ही मशीन खरीदी वैसे ही 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट किया। तो 1/1/2011 को ये लिखा जी मैंने टू बैंक, डाउन पेमेंट किया। टेबल से आप देख सकते हैं डाउन पेमेंट है जी 2 लाख रुपए। उसके बाद 31 दिसंबर 2011 को हमने इंस्टॉलमेंट ड्यू की। तो मैंने लिखा जी बाई इंटरेस्ट अकाउंट। और इंटरेस्ट आपका पहली इंस्टॉलमेंट में टेबल से देखेंगे 80,000 रुपए। और पहली इंस्टॉलमेंट हमने टाइम पे कर दी। तो हमने लिखा जी टू बैंक अकाउंट। पहली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था 2,80,000 रुपए। तो ये आ गया जी बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी आ गया 6 लाख रुपीज। और ये टोटल मैंने यहां पे इक्वल कर देना है। टोटल आ गया जी आपका 10,80,000 रुपए। उसके बाद मैं लिखूंगा जी ओपनिंग बैलेंस 1/1/2012 को। ये लिखा मैंने बाई बैलेंस से बीडी 6 लाख रुपीज। ठीक है जी। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मैंने इंस्टॉलमेंट ड्यू किया। तो मैंने लिखा जी 31 दिसंबर 2012 को। ये लिखा मैंने बाई इंटरेस्ट अकाउंट। और इंटरेस्ट का अमाउंट आप टेबल से देख सकते हैं, ये 6 लाख पे 10% इंटरेस्ट लगाएंगे तो आ जाएगा 60,000 रुपए। क्वेश्चन में देखा है जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी 31/12/2012 को, उस इंस्टॉलमेंट को मिस्टर ए जो हायर परचेजर है वो पे नहीं कर पाया।
लेकिन जो गुड्स मशीन जो रीपर्चेज की वो 1/1/2013 को की है। तो मैं क्या करूंगा यहां पे 31 दिसंबर 2012 को यहां पे बैलेंस सीडी लिख दूंगा। बैलेंस सीडी आई जी 6,60,000 रुपए, क्योंकि यहां पे कोई भी सेटलमेंट नहीं हुआ। तो मैंने टोटल कर दिया जी ये 6,60,000 एंड 6,60,000। उसके बाद 1/1/2013 को मैंने लिखा जी यहां पे बाई बैलेंस सीबीडी 6,60,000। और क्वेश्चन में दे रखा है 1/1/2013 को, देखेंगे जी 1/1/2013 को कहता है बी ने सारे के सारे गुड्स से रीपर्चेज कर लिए। अब रीपर्चेज कर लिए तो हायर परचेजर किस अमाउंट से एंट्री करेगा? तो हायर परचेजर कहता है दिस एंट्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिट सेट अकाउंट। एंट्री तो ठीक है, ये एंट्री होगी, लेकिन किस अमाउंट से एंट्री करेंगे? कहता है दिस एंट्री इज पास विद द अमाउंट ड्यू टू हायर वेंडर। हायर वेंडर के अमाउंट अकाउंट में, हायर वेंडर के अकाउंट में जितना भी अमाउंट ड्यू आ रहा है उस अमाउंट से हमें ये एंट्री पास करनी है। तो मैंने एंट्री कीजिए हायर वेंडर अकाउंट डेबिट मिस्टर बी अकाउंट डेबिट 1/1/2013 को मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मशीन्स अकाउंट। किस अमाउंट से एंट्री करनी है? जितना भी ड्यू है। कितना ड्यू है जी? 6,60,000 रुपए। तो इस अमाउंट से हमने हायर वेंडर के अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब मैंने लिखा जी टू मशीन्स अकाउंट, तो मशीन्स में आऊंगा और डबल एंट्री करूंगा। ये लिखा जी मैंने यहां पे 1/1/2013 को ये लिखा मैंने बाई मिस्टर बी अकाउंट। डबल एंट्री करूंगा ना। एंट्री क्या थी? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीन्स अकाउंट। तो मशीन में लिखूंगा बाई हायर वेंडर अकाउंट। कितना अमाउंट लिखा था जी इसमें? 6,60,000। ठीक है जी। तो यहां पे मैं लिख दूंगा जी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 रुपए, और दोनों साइड का टोटल इक्वल कर दूंगा 6,60,000। तो ये आ गया जी प्रॉफिट आ गया। हायर परचेजर को क्या हुआ जी? प्रॉफिट हो गया रीपोजीशन पे। तो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर मैंने एक टेबल बनाई, उसके बाद मैंने बनाई थी मशीन का अकाउंट और हायर वेंडर का अकाउंट बनाया। अब मैं आऊंगा जी हायर वेंडर की बुक्स पे आऊंगा। तो ये बनाई जी मैंने आपकी स्क्रीन पे, मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। और बी कौन है जी? हायर वेंडर है। तो हायर वेंडर की बुक्स में बनाऊंगा मिस्टर ए का अकाउंट। ए कौन है जी? हायर परचेजर है। तो हायर वेंडर की बुक्स में मैं बना रहा हूं हायर परचेजर का अकाउंट बना रहा हूं। तो हायर वेंडर ने जब मशीन सेल की तो 1/1/2011 को मिस्टर बी ने एंट्री की मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट, और अमाउंट था जी 5 मशीन का 10 लाख रुपए। जैसे ही सेल किया उसी दिन डाउन पेमेंट रिसीव किया। तो मैंने लिखा जी बाई बैंक अकाउंट डाउन पेमेंट रिसीव किया जो था जी 2 लाख रुपए। 10 में से 2 माइनस क्या बचा? 8 लाख रुपए। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू की हमने 31 दिसंबर 2011 को। तो एंट्री हुई जी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। 8 लाख रुपए जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस था उसका 10% इंटरेस्ट लगाया 80,000 रुपए, और पहली इंस्टॉलमेंट टाइम पे रिसीव भी कर ली। तो मैंने लिखा जी बाई बैंक अकाउंट कितना? 2,80,000 रुपए। ठीक है जी। और ये लिखा जी मैंने बैलेंस सीडी। ये आ गया आपका 6 लाख रुपीज। टोटल क्या जी? टोटल आ गया 10,80,000 रुपए, और टोटल इधर का भी किया तो ये टोटल आ गया जी 10,80,000 रुपए। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस आया आपका 1/1/2012 को। ये लिखा जी मैंने टू बैलेंस बीडी 6 लाख रुपए। सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया। सेकेंड ईयर के एंड में हमने इंस्टॉलमेंट ड्यू की। ये लिखा जी हमने टू इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग जो कैश प्राइस का बैलेंस आ रहा है 6 लाख, उस पर 10% इंटरेस्ट भी लगाया। बट हायर परचेजर जो मिस्टर ए है वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया।
ठीक, बट गुड्स रिपर्चेज 31 दिसंबर 2012 को नहीं किए, वो किए जी अगले साल 1 तारीख को। तो यहां पे मैंने क्या किया, 31 दिसंबर 2012 को मैंने लिखा बैलेंस सीडी, ये आ गया जी 6,60,000। और यहां पे ये टोटल भी मैंने इक्वल कर दिया, टोटल आ गया जी 6,60,000 एंड 6,60,000। उसके बाद 1/1/2013 को जिस दिन गुड्स रिपर्चेज किए उस दिन की डेट आ गई थी, तो मैंने लिखा टू बैलेंस बीडी। इस दिन हायर परचेजर से लेना था 6,60,000 रुपए, बट हायर वेंडर ने कितने पे रिपर्चेज किया देखेंगे। तो पहली बात तो ये एंट्री जो पास करनी है, जो गुड्स रिपर्चेज की जो वैल्यू दिखानी है वो दिखानी है जी दिस एंट्री इज पास्ड विद रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ गुड्स रिपर्चेज्ड, कि हायर वेंडर ने कितने पे उन गुड्स को रिपर्चेज किया, कितने पे उनको वैल्यू किया, उस प्राइस पे दिखाना है। तो कितने पे रीवैल्यू किया वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो कहता है 40% पर एनम डेप्रिसिएशन लगा के, वो भी WDV से, तब वापस लिया। ठीक है जी, तो मैं यहां पे एक वर्किंग नोट बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा जी वैल्यू ऑफ गुड्स रिपर्चेज्ड, वैल्यू ऑफ गुड्स रिपर्चेज्ड बाय हायर वेंडर। तो 2 साल कंप्लीट हो गए थे। 1/1/2011 को जो मशीन्स थी उनकी वैल्यू थी जी 10 लाख रुपए, और कहते हैं 40% डेप्रिसिएशन लगाकर हायर वेंडर ने उनको वापस लिया। तो मैंने माइनस करना इसमें से डेप्रिसिएशन, तो मैंने माइनस किया जी 40%, 40% कितना 4 लाख रुपीज, तो ये आ गया जी आपका 6 लाख रुपीज का अमाउंट आ गया 1/1/2012 को। उसके बाद मुझे आना है जी 1/1/2013 पे आना है, क्योंकि 1/1/2013 को गुड्स रिपर्चेज किए गए। तो मैंने फिर डेप्रिसिएशन लगाया WDV से 40%, तो 6 लाख का 40% बना जी 2,40,000 रुपए। तो 1/1/2013 को जो गुड्स रिपर्चेज किए उनकी वैल्यू थी हायर वेंडर के हिसाब से, हायर वेंडर ने उनको वैल्यू किया जी 3,60,000 रुपए पे। तो हायर वेंडर यहां पे एंट्री करेगा, देखेंगे हायर वेंडर यहां पे एंट्री करेगा जी 1/1/2013 को, ये लिखेगा जी बाई गुड्स रिपर्चेज्ड 3,60,000 रुपए, जबकि गुड्स थे कितने के, 6,60,000 के गुड्स थे। जबकि गुड्स कितने के थे जी, 6,60,000 के थे, और 3,60,000 पे उनको रिपर्चेज करके रिपर्चेशन की वैल्यू आई 3,60,000 रुपए। तो हायर वेंडर को इस पे लॉस हो गया, तो लिखा जी बाई प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हो गया कितना 3 लाख रुपए का। तो ये मैंने इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर मैंने अकाउंट क्लोज किया जी हायर परचेजर का। उसके बाद क्वेश्चन में कहते हैं रेलिवेंट अकाउंट्स बनाने हैं, तो मैं एक और अकाउंट बना के दिखाऊंगा जी जिसका नाम है आपका गुड्स रिपर्चेज्ड अकाउंट। तो मैंने बनाया जी यहां पे गुड्स रिपर्चेज्ड अकाउंट। ठीक है जी, तो मैंने अभी भी लिखा 1/1/2013 को मैंने लिखा जी बाई गुड्स रिपर्चेज, तो इसमें लिखूंगा टू मिस्टर ए अकाउंट 3,60,000 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है, कहता है 6,000 रुपए उसकी रिपेयर पे खर्च किए, ठीक, ऑन रिपेयर एंड सोल्ड द मशीन 2,66,000 रुपए सारी सारी मशीन बेच दी। तो मैंने इधर लिखा जी टू बैंक 6,000 रुपए खर्च किए, और सारी सारी मशीन 30 जून 2013 को सेल कर दी। तो मैंने लिखा जी बाई बैंक, सेल किया जी 2,66,000 पे सेल किया, तो ये लिखा मैंने 2,66,000। तो बेचने से हायर वेंडर को लॉस हो गया 1 लाख रुपीज का। ठीक है जी, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन था और इतना ज्यादा लेंदी भी नहीं था, एग्जाम में आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर 8 मार्क्स में 8 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो लेंथ इसकी ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये जी क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम नंबर 7, इसमें मैंने सबसे पहले टेबल बनाई इंटरेस्ट के लिए, हायर परचेजर की बुक्स में बनाया असेट का अकाउंट और हायर वेंडर का अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट को क्लोज करना है, जितना अमाउंट जिस दिन रिपोजिशन किया उस दिन हायर वेंडर का जो ड्यू अमाउंट था उससे क्लोज करना है।
उसके बाद बनाई जी हायर वेंडर के बुक्स, उसमें हायर परचेजर का अकाउंट बनाया और जो गुड्स रिपर्चेज किए उसके सामने उतना अमाउंट दिखाना जितने पे रिपोजिशन किया गया, मतलब जिस वैल्यू पे रिपोजिशन किया गया। बाकी आ जाएगा जी प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। फिर बनाया जी मैंने रिपोजिशन का अकाउंट बनाया, तो आप इसको समझेंगे और इसको नोट करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 7 को डिस्कस करने के बाद, प्रॉब्लम नंबर 7 था जी आपका कंप्लीट रिपोजिशन का, आपका फुल रिपोजिशन का। तो इसको डिस्कस करने के बाद मैं आगे चलूंगा जी। अगला टॉपिक है आपका पार्शियल रिपोजिशन। तो जैसे ही हम पार्शियल रिपोजिशन समझ लेंगे वैसे ही अपना जो कोर्स है सीएमए इंटर के अंदर जो हायर परचेज दे रखा है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपने को क्वेश्चन से डिस्कस करने हैं। तो पार्शियल रिपोजिशन क्या होता है, क्या होता है जी पार्शियल रिपोजिशन? अभी पिछले क्वेश्चन में जो 5 मशीन थी और हायर परचेज ने जब डिफॉल्ट किया तो हायर वेंडर ने पांचों की पांचों मशीन क्या की जी, रिपोजेस कर ली, मतलब कंप्लीट रिपोजिशन कर दिया, फुल रिपोजिशन कर लिया। तो पार्शियल का मतलब समझ में आ गया ना कि अगर 5 मशीन हायर परचेजर ने खरीदी तो हायर वेंडर क्या करेगा, जब हायर परचेजर किसी इंस्टॉलमेंट को पे करने में कोई डिफॉल्ट करेगा तो हायर वेंडर कुछ मशीन को रिपोजेस कर लेगा और कुछ मशीन हायर परचेजर के पास छोड़ देगा। तो कुछ मशीन अगर रिपोजेस करेगा तो उसको बोलते हैं जी पार्शियल रिपोजिशन बोलते हैं। तो इन केस ऑफ पार्शियल रिपोजिशन हायर वेंडर क्या करेगा, टेक्स बैक द पोजीशन ऑफ अ पार्ट ऑफ गुड्स। तो कुछ पार्ट ऑफ गुड्स जो उसने गुड्स सेल किए थे, सारे के सारे गुड्स रिपोजेस नहीं करेगा, उसमें से कुछ पार्ट्स क्या करेगा जी, रिपोजेस कर लेगा। अब जब रिपोजेस करेगा तो देखेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ रिपोजिशन पे। तो कैसे करेंगे जी पार्शियल रिपोजिशन के केस में? सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हम निकालेंगे बुक वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड, कि जो गुड्स रिपोजेस किए गए उनकी बुक वैल्यू कितनी है। बुक वैल्यू का मतलब वैल्यू अकॉर्डिंग टू हायर परचेजर कितना है। हायर परचेजर के हिसाब से जो गुड्स रिपोजेस किए गए उनकी कितनी वैल्यू है, वो हो गई जी बुक वैल्यू हो गई। अब जब गुड्स रिपोजेस किया हायर वेंडर ने तो वो अपनी टर्म एंड कंडीशन लगाता है, वो कहता है जब मैं रिपोजेस करूंगा तो इतना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाकर गुड्स को वापस लूंगा, तो उसको बोलते हैं जी अग्रीड वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। ठीक है जी, ये हायर वेंडर कहता है मैं इस टाइप से गुड्स को वापस लूंगा, तो ये हो गई जी अग्रीड वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। तो इन दोनों को कंपेयर करके क्या निकालते हैं जी, लॉस ऑन रिपोजिशन निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो लॉस ऑन डिफॉल्ट या लॉस ऑन रिपोजिशन ये कितना होगा जी, जब बुक वैल्यू ज्यादा होगी, मान लो बुक वैल्यू है 1 लाख और अग्रीड वैल्यू है जिसपे हायर वेंडर अग्री हुआ कि मैं इन गुड्स को 60,000 पे लूंगा, तो हायर परचेजर को लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया जी, 40,000 का लॉस हो गया। ठीक है जी, अब कैसे निकालेंगे बुक वैल्यू वो मैंने पहले भी बता रखा आपको कि जो कैश प्राइस ऑफ असेट है उसमें से डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ रिपोजिशन माइनस कर देंगे। ठीक, खरीदने से लेकर जिस दिन रिपोजिशन की डेट है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगी जी बुक वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। फिर हायर वेंडर की जो कंडीशन है, हायर वेंडर कहेगा मैं इतना परसेंट 40-50% डेप्रिसिएशन लगाकर असेट को वापस लूंगा, या कुछ और कंडीशन भी हो सकती है, वो हो गई जी अग्रीड वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड, और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हो जाएगा जी लॉस ऑन रिपोजिशन हो जाएगा। अब एंट्रीज क्या क्या होगी, तो एंट्रीज कंप्लीट रिपोजिशन में क्या एंट्री थी जी, कंप्लीट रिपोजिशन में जो भी हायर परचेजर की बुक्स की बात कर रहा हूं, बुक्स ऑफ हायर परचेजर, तो जो भी हायर वेंडर का जो बैलेंस था वो सारा का सारा हमने क्लोज कर दिया था, हमने एंट्री कर दी थी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। लेकिन यहां पे सारे के सारे बैलेंस एंट्री नहीं करनी, जो अभी अभी हमने अग्रीड वैल्यू निकाला था जिसपे हायर वेंडर अग्री हुआ कि मैं इतनी वैल्यू पे गुड्स को रिपर्चेज करूंगा, तो उस अमाउंट से अग्रीड वैल्यू के अमाउंट से मैं एंट्री करूंगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ठीक है जी, जब हायर वेंडर गुड्स को रिपर्चेज करेगा तो जो अग्रीड वैल्यू है उस अमाउंट से मैं एंट्री करूंगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, और जो लॉस ऑन रिपोजिशन होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री करेंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। अगर प्रॉफिट होगा रिपोजिशन पे तो उसके केस में रिवर्स एंट्री कर देंगे। हायर वेंडर क्या एंट्री करेगा, तो कंप्लीट रिपोजिशन के केस में हायर वेंडर जितने पे उसको वैल्यूएशन कर रहा था, जितने पे गुड्स को रिपोजेज कर रहा था उतनी वैल्यू दिखा रहा था, लेकिन पार्शियल रिपोजिशन के केस में जो अग्रीड वैल्यू है उसी वैल्यू से एंट्री करनी है, मतलब उसी वैल्यू से हायर परचेजर की बुक्स में एंट्री होगी और उसी वैल्यू से हायर वेंडर की बुक्स में एंट्री होगी। तो एंट्री तो सेम ही है जी, गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। उसके बाद जो गुड्स रिपोजेज किया उसके ऊपर अगर कोई खर्चा करता है तो एंट्री हो जाएगी जी गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, उसके बाद जब उनको बेचेगा
तो नॉर्मल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिपर्चेज्ड अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री कर देंगे। कहने का मतलब ये तीनों एंट्री सेम एंट्री होगी जो हमने कंप्लीट रिपोजिशन में किया। तो ये था जी पार्शियल रिपोजिशन का केस। एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, काफी हद तक क्वेश्चन जो है वो मिलता जुलता क्वेश्चन है जो हमने प्रॉब्लम नंबर 7 किया था। देखा जी 1/1/2011 को ए ने 5 मशीन खरीदी बी से, 20% डाउन पेमेंट है, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, और बैलेंस 4 इंस्टॉलमेंट में 2,80,000, जिसमें 80,000 रुपए आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है, 2,60,000 जिसमें 60,000 इंटरेस्ट का अमाउंट है। मैंने टेबल बना रखी है इंटरेस्ट की, टेबल बिल्कुल सेम बनेगी जो हमने प्रॉब्लम नंबर 7 में बनाई, तो हम उसी को रेफर करने वाले हैं। 2,40,000 में 40,000 इंटरेस्ट का अमाउंट और 2,20,000 में 20,000 इंटरेस्ट का अमाउंट है। और पहली इंस्टॉलमेंट का ड्यू डेट है जी 31 दिसंबर 2011। वेंडर 10% इंटरेस्ट लगाता है और 20% स्ट्रेट लाइन से डेप्रीशिएशन लगाता है। उसके बाद दे रखा है जी, कहता है ए जो है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया, तो आफ्टर नेगोशिएशन ऑन 1/1/2013 बी अग्री टू लीव 2 मशीन। बी ने कहा ए को कि आप 2 मशीन रख लो, कोई बात नहीं, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर 3 मशीन अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू। और उन 3 मशीन को कैसे वैल्यू किया गया वो देखेंगे। द मशीन बीइंग वैल्यूड एट कॉस्ट लेस 40% पर एनम डेप्रीशिएशन ऑन WDV बेसिस। और बी ने क्या किया, उसके ऊपर 6,000 रुपए रिपेयर का खर्च किया जो गुड्स रिपर्चेज किया, और 30 जून 2013 को वो गुड्स से 70,000 पे वो 3 मशीन 70,000 पे बेच दी। रेलिवेंट अकाउंट्स बनाना है जी ए और बी की बुक्स में, बनाना स्टार्ट करेंगे। इंटरेस्ट की टेबल अपने को याद है, आपने पहले नोट कर रखी होगी, उसी को रेफर करना है। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं जी आपकी स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 8 का, और सबसे पहले मैं बनाने वाला हूं जी आपकी स्क्रीन पे ए की बुक्स, इट मींस हायर परचेजर की बुक्स। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, और मिस्टर ए कौन है जी आपको पता है, मिस्टर ए है आप क्वेश्चन में हायर परचेजर है। तो हायर परचेजर की बुक्स में मैं अकाउंट बनाऊंगा, एक तो बनाऊंगा जी हायर परचेजर की बुक्स में असेट का अकाउंट बनाऊंगा, दैट इज मशीन का अकाउंट बनाऊंगा। तो सबसे पहली एंट्री 1/1/2011 को एंट्री हुई जी मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। तो यहां पे हायर वेंडर का नाम है जी मिस्टर बी, तो मैंने लिखा मशीन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट। और 5 मशीन का जो टोटल कैश प्राइस था वो था जी 10 लाख रुपए। ठीक है जी, पहला साल एंड हुआ 31 दिसंबर 2011 को, और हमने लगाया जी डेप्रीशिएशन। बाय डेप्रीशिएशन 10 लाख का 20% कितना लगा जी, ये 2 लाख रुपए लगा। 20% डेप्रीशिएशन लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, ये देख सकते हैं आप। तो मैंने लिखा जी बाई डेप्रीशिएशन 2 लाख रुपए, और यहां पे लिख दिया जी बैलेंस सीडी, ये आ गया जी 8 लाख रुपए का बैलेंस आ गया। उसके बाद मैंने लिखा यहां पे 1/1/2012 को, ये लिखा जी मैंने टू बैलेंस बीडी 8 लाख रुपए। ईयर एंड हुआ जी 31 दिसंबर 2012 को, और मैंने लिखा जी इसमें बाई डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट, और ओरिजिनल कॉस्ट है जी 10 लाख, तो 10 लाख का 20% बना 2 लाख रुपए। तो ये आ गया जी आपका बैलेंस सीडी, ये आ गया 6 लाख रुपीज। उसके बाद क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि 31 दिसंबर 2012 की जो इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट हायर परचेजर मिस्टर ए पे नहीं कर पाया, तो आफ्टर नेगोशिएशन 1/1/2013 को, ठीक है जी, अगले साल ओपनिंग डेट पे बी अग्री हुआ कि 2 मशीन आप रख लो, बाकी 3 को हम रिपर्चेज कर लेंगे, और रिपर्चेज करेंगे जी 40% डेप्रीशिएशन लगा के, वो भी WDV से। ठीक है जी, तो इस साल को तो मैं क्लोज कर दिया, और अगले साल मैंने लिखा 1/1/2013 को मैंने लिखा जी टू बैलेंस से BD, ये लिखा मैंने 6 लाख रुपीज। ठीक है जी, अब कहता है 3 मशीन रिपर्चेज कर ली, कब रिपर्चेज की जी 1/1/2013 को, तो मैंने यहां पे लिखा बाई साइड में बाई हायर वेंडर अकाउंट, क्योंकि जब भी असेट को वापस करेंगे, जब हायर परचेजर असेट को वापस करता है, कहने का मतलब हायर वेंडर ने जब असेट को रिपर्चेज कर लिया
तो हायर परचेजर अपनी बुक्स में एंट्री करेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीन्स अकाउंट या टू असेट अकाउंट। तो मैंने लिखा भाई मिस्टर बी अकाउंट, कितने पे रिपर्चेज किया वो लिखूंगा, उसके बाद कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो लिखना है। तो चलते हैं जी इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मैंने लिखा यहां पे कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑन रिपोजिशन, सॉरी मुझे लिखना चाहिए था प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिपोजिशन, बट देख लेते हैं अगर लॉस आया तो ठीक है, लॉस ही रहने देंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें अपने को निकालना होता है जी बुक वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। बुक वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेज, जो गुड्स रिपोजेज की उनकी बुक वैल्यू कितनी थी। तो मैंने यहां पे लिखा जी वैल्यू ऑफ 3 मशीन, 3 मशीन की वैल्यू कितनी थी जब परचेज किया, तो 5 मशीन की 10 लाख है, तो 3 मशीन की कितनी हो जाएगी जी। तो वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1/1/2011 को 3 मशीन की वैल्यू कितनी थी, तो 5 की 10 लाख है, तो एक मशीन की कितनी होगी जी 2 लाख। तो 3 मशीन की वैल्यू लिखूंगा, तो मैंने किया जी 2 लाख इंटू 3, ये आ गया 6 लाख रुपीज। उसके बाद 2011 का डेप्रीशिएशन लगा, 2012 का डेप्रीशिएशन लगा, और हायर परचेजर जो डेप्रीशिएशन लगा रहा है वो 20% लगा रहा है जी स्ट्रेट लाइन से। तो मैंने माइनस किया डेप्रीशिएशन फॉर 2 ईयर्स, तो 2 साल का डेप्रीशिएशन लगाऊंगा ओरिजिनल कॉस्ट पे 20%, तो 6 लाख का 1 साल का कितना बनता है जी, देख लो 6 लाख मैंने मल्टीप्लाई किया 20%, और 2 साल का डेप्रीशिएशन देखना है क्योंकि मुझे आना जी 1/1/2013 पे कितनी वैल्यू है वो निकालनी है। तो 2011 और 2012 2 साल कंप्लीट हो गए, तो 2 साल का डेप्रीशिएशन बना 2,40,000। तो बुक वैल्यू ऑफ गुड्स रिपर्चेज आ गया जी पहले स्टेप में, ये आ गया 3,60,000। उसके बाद स्टेप नंबर 2 लगाऊंगा, मैं लिखूंगा जी अग्रीड वैल्यू ऑफ गुड्स रिपर्चेज, यहां पे मैं लिखूंगा अग्रीड वैल्यू ऑफ गुड्स रिपर्चेज्ड। हायर परचेज 20% डेप्रिसिएशन लगाता है ओरिजिनल कॉस्ट से, तो ये आ गया जी आपका बुक वैल्यू आ गया अकॉर्डिंग टू हायर परचेजर। बट हायर वेंडर ने कहा हम जो 3 मशीन वापस लेंगे वो 40% डेप्रिसिएशन लगाकर वापस लेंगे, वो भी WDV से। तो वैल्यू ऑफ 3 मशीन थी 1/1/2011 को, तो 3 मशीन की वैल्यू थी जी आपकी 1/1/2011 को, ये वैल्यू थी 6 लाख रुपीज। आपने डेप्रिसिएशन लगाया 2011 का, ये लगाई जी आपने 40% पर एनम WDV से, तो ये बना 2,40,000 रुपए। तो बैलेंस आ गया जी 3,60,000, ये बैलेंस आ गया 1/1/2012 को। उसके बाद 2012 का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 40% WDV से, तो 3,60,000 का मैं करूंगा जी 40%, 1,44,000 आएगा, करके देख लेते हैं। तो ये आ गया जी 1,44,000। तो 1/1/2013 को अग्रीड वैल्यू आ गई गुड्स रिपर्चेज की, तो ये आ गया जी 2,16,000। तो 3,60,000 की असेट जो थी मिस्टर ए की, वो हायर वेंडर ने 2,16,000 पे रिपर्चेज किया। तो स्टेप 3 में मैं निकालूंगा जी लॉस ऑन रिपोजिशन, तो मैंने लिखा लॉस ऑन रिपोजिशन, तो बुक वैल्यू थी जी 3,60,000 और अग्रीड वैल्यू 2,16,000 पे लिया। जो असेट 3,60,000 की थी जो 3 मशीन, उसको लिया जी 2,16,000 पे, तो लॉस हो गया, लॉस ऑन रिपोजिशन हो गया 1,44,000। ठीक है जी, तो मैं यहां पे आऊंगा और जब असेट को हायर वेंडर ने रिपर्चेज कर लिया तो एंट्री हुई हायर वेंडर अकाउंट डेबिट मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट अग्रीड वैल्यू से, और अग्रीड वैल्यू है जी 2,16,000 रुपए, 2,16,000 रुपए। तो लॉस हो गया रिपोजिशन करने से, तो मैंने लिखा भाई प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन रिपोजिशन, तो यह है जी आपका 1,44,000।
तो इस क्वेश्चन को अगर मैं चाहूं तो यहीं तक मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आप चाहे तो इस अकाउंट को क्लोज भी करके दिखा सकते हैं। तो 31 दिसंबर 2013 को मैंने लगाई जी बाई डेप्रीशिएशन, किस मशीन पे, जो मशीन बच गई। तो कितनी मशीन बच गई जी, 2 मशीन बच गई, क्योंकि 3 तो रिपर्चेज कर ली। हाँ जी, 2 मशीन बच गई, बाकी 3 रिपर्चेज कर ली। और डेप्रीशिएशन लगाना है जी ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो 2 मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 4 लाख रुपए। एक मशीन 2 लाख की है ना, तो 2 मशीन हो गई जी 4 लाख रुपए की। और 4 लाख पे 20% डेप्रीशिएशन लगा दिया, तो ये बच गए जी 80,000 आपका डेप्रीशिएशन आ गया। और ये लिख दिया मैंने बैलेंस सीडी। अब आप चाहो तो बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं, या आप अगर चाहें तो बैलेंस सीडी कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। अब सर कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपके पास बची जी 2 मशीन बची। 2 मशीन यहीं से लेकर चलो, 2 मशीन पे आप कितने साल का डेप्रीशिएशन लगा चुके हो। 2 मशीन आपकी थी 4 लाख रुपए की, 1 साल का डेप्रीशिएशन बनता है जी 80,000। तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, 3 साल का आप डेप्रीशिएशन लगा चुके हो 4 लाख की मशीन पे। बाकी 3 मशीन का क्या करना है, वो तो चली गई जी, वो तो रिपर्चेज हो गई। तो आपको, आपके पास 2 मशीन है तो 2 मशीन का बैलेंस निकाल लो। 2 मशीन बनती है 4 लाख रुपए की, और 3 साल का डेप्रीशिएशन बनता है, 1 साल का 80,000, 4 लाख का 20% स्ट्रेट लाइन से, 1 साल का 80,000 तो 3 साल का 2,40,000। ठीक है जी। तो जब आप माइनस करेंगे 4 लाख में से 2,40,000, तो बैलेंस सीडी आ जाएगा आपका 1,60,000। अगर आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तब भी 160 आएगा, और अगर आप कैलकुलेशन करके निकालेंगे तब भी 160 आएगा। टोटल कर लो जी, टोटल बराबर आएगा। ये आ गया 6 लाख, और ये आ गया जी आपका, ये आ गया जी 6 लाख रुपीज। ठीक है जी। तो ये मैंने बनाया इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, मैंने असेट का अकाउंट बनाया। और इसको बनाने के लिए मैंने एक वर्किंग नोट भी बनाया। बड़े ध्यान से समझना वर्किंग नोट को, क्योंकि ये वर्किंग नोट आपको आगे तक बनाना है, हर क्वेश्चन में बनाना है। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर मैं बनाऊंगा जी हायर वेंडर का अकाउंट बनाऊंगा, मिस्टर बी का अकाउंट बनाऊंगा। और मिस्टर बी कौन है जी, हायर वेंडर है। ठीक है जी। तो सबसे पहले एक हायर वेंडर से हमने मशीन परचेज की, 5 मशीन खरीदी। तो पहली एंट्री हुई जी 1/1/2011 को। तो एंट्री हुई मशीन्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट, तो मैंने लिखा बाई मशीन्स अकाउंट। तो मशीन खरीदी जी 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी। जैसे ही मशीन खरीदी वैसे ही डाउन पेमेंट किया 2 लाख रुपए। तो मैंने लिखा जी 1/1/2011 को टू बैंक अकाउंट। ये मैंने एंट्री की जी, डाउन पेमेंट की एंट्री की, और डाउन पेमेंट था 2 लाख रुपए। उसके बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट ड्यू की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मैंने लिखा जी बाई इंटरेस्ट। तो 10 लाख में से 2 लाख तो हमने दे दिया, बचा कितना जी, 8 लाख रुपए बचा। और क्वेश्चन में दे रखा है 10% का रेट है, तो वो तो मैंने टेबल में भी निकाल रखा है। तो इंटरेस्ट बना 80,000 रुपए। और पहली इंस्टॉलमेंट में कोई गड़बड़ नहीं हुई, पहली इंस्टॉलमेंट टाइम पे हो गई। तो ये लिखा जी मैंने टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो टाइम पे पेमेंट हो गई। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था जी 2,80,000 रुपए। और ये लिखा जी मैंने बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी आ गया 6 लाख रुपीज। टोटल इक्वल कर देंगे। उसके बाद मैं लिखूंगा जी ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा। तो मैंने लिखा जी 1/1/2012 को, ये लिखा मैंने ओपनिंग बैलेंस, ये लिखा मैंने बाई बैलेंस बीडी 6 लाख रुपीज। ठीक है जी। उसके बाद कहता है 31 दिसंबर 2012 को हमने इंस्टॉलमेंट ड्यू की, तो मैंने लिखा जी बाई इंटरेस्ट अकाउंट। तो 6 लाख का 10% इंटरेस्ट बना 60,000 रुपए। बट जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की बात आई तो मिस्टर ए जो है वो इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया। तो 31 दिसंबर 2012 को जो अमाउंट था वो बैलेंस सीडी बन गया जी। तो कितना बैलेंस सीडी आया, ये आया 6,60,000 रुपीज।
उसके बाद 1/1/2013 को कहता है जब इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया हायर परचेजर, तो हायर वेंडर ने 3 मशीन रिपर्चेज कर ली। तो पहले तो मैं लिखूंगा जी बैलेंस बीडी, ये बैलेंस आ गया 6,60,000। उसके बाद 1/1/2013 को मैंने लिखा जी 2 मशीन्स अकाउंट, मैंने लिखा मशीन अकाउंट में बाई हायर वेंडर, तो हायर वेंडर में लिखूंगा जी 2 मशीन अकाउंट, मशीन ले ली 2,16,000 पे। ठीक है जी, और बाकी आ जाएगा आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा। क्वेश्चन में कोई अदर इंफॉर्मेशन है नहीं कि कितना इंटरेस्ट लगाना है, कितना कुछ करना है, तो यहां पे ये बैलेंस सीडी में लिख दूंगा, मैं लिखूंगा जी 2 बैलेंस सीडी, जो भी बैलेंस आएगा। तो बैलेंस सीडी आ गया जी 4,44,000, क्योंकि इस साल कोई भी मुझे जानकारी नहीं दे रखी थी। 1/1/2013 को मशीन तो वापस की, तो वो एंट्री करके आप छोड़ सकते हैं, आप बैलेंस नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप इस साल इंटरेस्ट लगाएंगे, बट इंस्टॉलमेंट कैसे पे करेंगे उसके बारे में कोई भी आपको जानकारी नहीं है। उसके बाद मैं बनाऊंगा जी आपकी स्क्रीन पे हायर वेंडर की बुक्स बनाऊंगा। तो ये बनाई जी मैंने इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। मिस्टर बी जो है वो हायर वेंडर है, तो मिस्टर बी की बुक्स में मैंने बनाया जी मिस्टर ए का अकाउंट, हायर परचेजर का अकाउंट बनाऊंगा। तो अभी जो ए की बुक्स में मैंने बी का अकाउंट बनाया, उसमें जो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस आया, सेम बैलेंस इस अकाउंट में आएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ये अकाउंट बिल्कुल उल्टा अकाउंट बनता है। ए की बुक्स में जो बी का बना, तो बी की बुक्स में जो ए का अकाउंट बनेगा वो उसमें बैलेंस बिल्कुल सेम आएगा। तो ये बनाया जी मैंने अकाउंट का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, मैं बना रहा हूं हायर परचेजर का अकाउंट। तो सबसे पहले बी ने क्या किया, जो हायर वेंडर था उसने 1/1/2011 को सेल किया, तो लिखा जी इसने हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट, और सेल हुई जी 10 लाख रुपए की। उसके बाद सेम डेट पे डाउन पेमेंट रिसीव किया, तो ये लिखा जी मैंने बाई बैंक अकाउंट, डाउन पेमेंट रिसीव किया, कितना रिसीव किया जी 2 लाख रुपए रिसीव किया। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने ड्यू की, तो मैंने लिखा जी टू इंटरेस्ट, और पहली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट आप रेफर कर सकते हैं टेबल को, या आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि सर 10 लाख में से 2 लाख तो आ गया, बचा 8 लाख, 8 लाख पे 10% इंटरेस्ट बनता है 80,000 रुपए, और पहली इंस्टॉलमेंट रिसीव कर लो। तो मैंने लिखा जी बाई बैंक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट रिसीव की जी 2,80,000 रुपए। ठीक है जी, इंस्टॉलमेंट कितना रिसीव किया, 2,80,000 रिसीव किया, और ये आ गया जी बैलेंस सीडी आ गया, बैलेंस सीडी आ गया 6 लाख रुपीज। टोटल कर देंगे दोनों साइड का, टोटल आ गया जी 10,80,000 एंड 10,80,000। उसके बाद मैंने यहां पे लिखा जी ओपनिंग बैलेंस से 1/1/2012 को लिखूंगा टू बैलेंस बीडी 6 लाख रुपीज। ईयर एंड आ गया जी 31 दिसंबर 2012, हमने इंस्टॉलमेंट ड्यू की 6 लाख पे 10% इंटरेस्ट चार्ज किया, ये आ गया जी 60,000। बट जब इंस्टॉलमेंट रिसीव करने की बात आई 31 दिसंबर 2012 को, तो हायर परचेजर मिस्टर ए ने कहा सर मैं आपको इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाऊंगा। ठीक है जी, तो हमने 3 मशीन वापस ले ली, तो मैंने लिखा बाई गुड्स रिपोजेस्ड, तो मैंने 3 मशीन वापस ले लीजिए, कितने पे वापस ली 2,16,000 पे, और बाकी उससे लेना रह गया, कितना लेना रह गया जी, सॉरी अभी रिपर्चेज नहीं किया है, याद रखना अपने को, रिपर्चेज किया जी अगले साल की 1 तारीख को। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लिख दूंगा जी बैलेंस सीडी, कहता है मैं इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाऊंगा, तो कोई बात नहीं जी, आज तक का उससे पैसा लेना था मिस्टर ए से, कितना 6,60,000 रुपीज। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस लिखा है, तो यहां तक तो कोई बात नहीं थी, जैसे ही 1 तारीख आई तो हायर वेंडर ने कहा जी मैं 3 मशीन रिपर्चेज कर लूंगा, वापस ले लूंगा, तो 1/1/2013 को मैंने लिखा जी टू बैलेंस बीडी, ये आ गया जी 6,60,000।
एक 2013 को हायर वेंडर ने गुड्स रिपर्चेज कर लिए, तो एंट्री भी गुड्स रिपर्चेज्ड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। तो मैंने लिखा जी बाई गुड्स रिपर्चेज्ड। कितने अमाउंट पे दिखाना है? अग्रीड वैल्यू पे दिखाना है, और अग्रीड वैल्यू मैंने निकाल रखी है, कितनी थी जी? 2,16,000 रुपए। और बाकी जो अमाउंट बच जाएगा वो आ जाएगा बैलेंस शीट। ये उतना ही आएगा जितना ए की बुक्स में बी के अकाउंट में आया। कितना है जी? ये आया 3,44,000। सॉरी, एक बार ऊपर देख लेता हूं कितना आ रहा है। 444 आ रहा है। हाँ जी, 4,44,000 आ रहा है। तो ये बैलेंस है ना, ये चेक करने का एक तरीका भी होता है। हायर परचेजर की बुक्स में जो हायर वेंडर का बैलेंस आएगा, सेम बैलेंस आएगा जी हायर वेंडर की बुक्स में हायर परचेजर के अकाउंट में। तो ये आ गया जी आपका 4,44,000 का बैलेंस आ गया, और ये टोटल मैंने इक्वल कर दिया 6,60,000। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है रेलिवेंट अकाउंट्स बनाने। अब रेलिवेंट में आपने हायर परचेजर की बुक्स में 2 अकाउंट बनाने हमेशा, असेट का अकाउंट, हायर वेंडर का अकाउंट। और हायर वेंडर की बुक्स में बनाना है जी एक हायर परचेजर का अकाउंट बनाना है, और अगर गुड्स रिपर्चेज का पॉइंट है तो आपको गुड्स रिपर्चेज का अकाउंट भी बनाना है। तो ये बनाया जी मैंने गुड्स रिपर्चेज अकाउंट। तो 1/1/2013 को मैंने डबल एंट्री की, मैंने लिखा बाई गुड्स रिपर्चेज। तो गुड्स रिपर्चेज में मैंने लिखा जी टू मिस्टर ए अकाउंट। 2,16,000 पे हमने गुड्स को रिपर्चेज किया। फिर कहता है उसके ऊपर 6,000 हमने रिपेयर का खर्च किया, तो मैंने लिखा जी टू बैंक अकाउंट। ये हमने पे किया जी रिपेयर का 6,000 रुपीज। एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं 6,000 रुपए हमने रिपेयर पे खर्च किए, उसके बाद जो मशीन थी, ईच ऑफ सच मशीन, ध्यान से पढ़ेंगे, एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। ईच ऑफ सच मशीन 6,000 क्या सब एक एक मशीन पे खर्च किए, देख लेते हैं। कहते हैं बी आफ्टर स्पेंडिंग 6,000 ऑन रिपेयर ऑफ ईच ऑफ सच मशीन सोल्ड एट द रेट 70,000 रुपए। तो एक मशीन 70,000 की भी बेची और 6,000 रुपए खर्च किया जी रिपेयर पे खर्च किया। तो रिपेयर का खर्चा 60,000 नहीं है, मैंने गलती से पता नहीं कैसे लिख दिया 60,000। क्वेश्चन में देखा जी रिपेयर का खर्चा है 6,000 ऑन ईच मशीन, और 3 मशीन का कितना हो गया जी? ये हो गया आपका 18,000 रुपीज हो गया। फिर कहता है 70,000 रुपए पर मशीन के हिसाब से सेल भी कर दिया 30 जून 2013 को। तो मैंने लिखा जी बाई बैंक 2,10,000 रुपए। एक मशीन 70,000 की बेची, तो 3 मशीन बेची जी 2,10,000 की। आप लिख के भी दिखा देंगे यहां पे। बाकी हो गया जी लॉस हो गया, तो मैंने लिखा बाई प्रॉफिट एंड लॉस 2,34,000, और ये लॉस आ गया जी 24,000 का लॉस आ गया। तो ये मैंने आपके सामने सॉल्यूशन किया प्रॉब्लम नंबर 8 का, जो था आपका पार्शियल रिपोजिशन का क्वेश्चन था, और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है जी, आगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, बस से टर्म एंड कंडीशन उसमें चेंज होती रहेगी। तो आप इस क्वेश्चन को समझेंगे और इसको नोट करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपके सामने डिस्कस किया जी कंप्लीट रिपोजिशन डिस्कस किया और पार्शियल रिपोजिशन डिस्कस किया, और दोनों पे एक एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया, प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 9 से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि अब अपने को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस ही करने हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।